Hello all. Let us discuss the syntax of object in this lecture. The syntax to create the object is as follows. First of all, we have to write a keyword class, and that will be the optional as mentioned in the square bracket. Then we have to write class name. That will be the data type as discussed in the previous lecture. And then we have to write the name of object, that is object name. This is the general syntax to define the object or create the object. Now here एक एक करके हम इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं. जो ऑब्जेक्ट नेम है वो नेम होगा ऑब्जेक्ट का नाम होगा, जैसे कि वेरिएबल का नाम होता है. उसी तरीके से यहाँ पर जो क्लास का नाम है दैट विल बी द डेटा टाइप. नाउ लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास बनाने के बाद हम एक डेटा टाइप क्रिएट कर पाते हैं, एंड दैट डेटा टाइप इज टर्म्ड एज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. यदि मैं इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का वेरिएबल बनाता हूं तो वही वेरिएबल ऑब्जेक्ट कहलाता है. सो अल्टीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल है जो या जिसका डेटा टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जो कि हमने क्लास की मदद से बनाया है. सो द नेम ऑफ क्लास विल बी डेटा टाइप. आई विल राइट हियर दैट इज क्लास नेम विल बी द डेटा टाइप, एंड उस क्लास नेम की मदद से जब हम कोई वेरिएबल बनाएंगे तो हम उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे. सो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ द टाइप क्लास. नाउ हियर जब हम नॉर्मल तरीके से किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तब हम सिंटेक्स कुछ इस तरीके से लिखते हैं. फर्स्ट विल हैव टू राइट डेटा टाइप एंड देन विल राइट वेरिएबल नेम. चूंकि ऑब्जेक्ट भी वेरिएबल है तो हम यहां से कंपेयर कर सकते हैं. वैर नेम की जगह हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है, डेटा टाइप की जगह हमने क्लास का नाम लिखा है. तो फिर इस केस में यहां पर जो एक्स्ट्रा कीवर्ड हम यहां यूज कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, उसे डिस्कस करते हैं. ये जो एक्स्ट्रा कीवर्ड यहाँ क्लास यूज किया है ये ऑप्शनल है, स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन्ड है. यदि सिंटेक्स बताते समय कोई भी वर्ड या कीवर्ड स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है इसका मतलब होता है कि वो ऑप्शनल है. यहां यदि मैं इसे एलिमिनेट करता हूं तब ये बिल्कुल वैसा ही सिंटेक्स हो जाएगा जैसे कि हम लोग नॉर्मली वेरिएबल डिफाइन करते हैं सी या C++ लैंग्वेज में. लेकिन यदि मैं क्लास कीवर्ड का यूज करता हूं तो ये सिंटेक्स कुछ ऐसा दिखने लगेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू राइट क्लास, देन क्लास नेम एंड देन ऑब्जेक्ट नेम. अब यहां यदि ये क्लास नेम क्लास वर्ड यूज किया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां चूंकि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, सिस्टम को पहले से नहीं पता कि ये नोन डेटा टाइप है या प्रिमिटिव डेटा टाइप है. प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे कि इंट, फ्लोट और कैर यदि है तो सिस्टम को पता होता है कि इंट, फ्लोट और कैर टाइप के डेटा टाइप्स हैं, वो उसे जानता है बखूबी. लेकिन ये तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यूजर ने अपनी आसानी और जरूरत के हिसाब से बनाया है. तो सिस्टम को हमें बताना होता है कि यहाँ जो हम लोग क्लास नेम यूज कर रहे हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है बल्कि वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. और यही इंडिकेट करने के लिए, कंपाइलर को यही बताने के लिए यहाँ एडिशनल क्लास कीवर्ड हमें लगाना होता है. जैसे हम कीवर्ड क्लास यहाँ यूज करते हैं, कंपाइलर को पता लगता है कि ये जो डेटा टाइप यहाँ यूज किया जा रहा है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं. बट जैसे कि अभी बात हुई है, आप इस कीवर्ड को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, आप न लिखें तो भी चलेगा. इसका मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज क्लास नेम और उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, एलिमिनेटिंग दिस कीवर्ड क्लास. इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि C++ में जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उनको प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह यूज किया जा सकता है. सिस्टम बिना क्लास कीवर्ड लिखे भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये जो डेटा टाइप आप यूज कर रहे हैं, जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप मानकर वो उसे आगे वेरिएबल डिफाइन कर सकता है. और इस केस में जो वेरिएबल होगा उसका नाम क्या होगा? ऑब्जेक्ट नेम. सो तो ऑब्जेक्ट नेम इज द नेम ऑफ वेरिएबल एंड क्लास नेम इज द नेम ऑफ डेटा टाइप दैट इज क्रिएटेड यूजिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. तो इस तरीके से ये क्लास का सिंटेक्स है. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट. फॉर दैट we'll create a class. Here is the example for your quick reference.
यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई है जिसमें कि रोल नंबर, नेम, एज और परसेंटेज को हमने प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन किया है, क्योंकि वो डेटा मेंबर्स है और डेटा मेंबर्स को हमें सिक्योर करना होता है, इसलिए मैंने उन्हें प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन किया है। और इन्हीं डेटा मेंबर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने दो फंक्शंस बनाए हैं, गेट स्टूडेंट जो कि स्टूडेंट का डेटा ला सकेगा, एंड पुट स्टूडेंट जो स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कर सकेगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्लास डिफाइन यहाँ की है। यदि मैं इसी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहता हूं तब हमें क्या करना होगा। एक बात और बता दें कि जब भी हम क्लास डिक्लेयर कर चुके होते हैं या क्लास डिफाइन कर चुके होते हैं, इसका मतलब हमने एक नया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना लिया है। और एक बात, जब हमारे पास कोई डेटा टाइप होता है या जब हम कोई डेटा टाइप बनाते हैं तब तक मेमोरी एलोकेशन नहीं होता, ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे। जब हम डेटा टाइप बना चुके हैं तब तक कोई भी मेमोरी एलोकेशन ऑब्जेक्ट के लिए नहीं हुआ है। ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन सिर्फ तभी होगा जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके होंगे, जो कि इस तरीके से किया जाएगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं एक मेन फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स से void main, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे कि सिंटेक्स में पहले बता दिया गया है कि आप यहाँ पर जो कीवर्ड क्लास है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि C++ में जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह ट्रीट कर लिया जाता है, इसीलिए मैं डायरेक्टली क्लास का नाम लिखता हूँ। कीवर्ड क्लास हम यहाँ एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास का नाम है स्टूडेंट, सो दिस विल बी द नेम ऑफ योर डेटा टाइप, एंड देन we'll create the first object. Let's say the name of object is S1. Now, here this is the data type and this is the variable. In C++, this is the user defined data type and this is the object. This is class, this is object. जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एक मेमोरी एलोकेशन होगा जो कि स्टूडेंट वेरिएबल S1 के लिए होगा। देखते हैं मेमोरी स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। मान लेते हैं this will be the memory for this variable S1, object S1. The name will be mentioned over here. The first memory block will be named as roll number, और इसकी जो टाइप होगी, जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। जो सेकेंड मेमोरी एलोकेट होगी वो नेम फील्ड के लिए होगी, जो कैरेक्टर टाइप की होगी। थर्ड मेमोरी जो एलोकेट होगी वो एज मेंबर के लिए होगी, जिसका टाइप इंटीजर होगा, और जो लास्ट मेमोरी एलोकेशन होगा वो परसेंटेज फील्ड के लिए होगा, जो कि फ्लोट टाइप का होगा। इस तरीके से यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन होगा जिसमें कि स्टूडेंट वेरिएबल S1 के लिए डेटा स्टोर किया जा सकेगा। यदि टोटल मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर चूंकि रोल नंबर इंटीजर टाइप है, विल कंज्यूम 2 बाइट्स। यहाँ पर नाम कैरेक्टर 20 लेंथ के लिए है, इसलिए यहाँ पर 20 बाइट्स एलोकेट होगी। एज के लिए 2 बाइट्स एलोकेट होगी और परसेंटेज के लिए यहाँ पर 4 बाइट एलोकेट। इस तरीके से यदि हम देखें कि एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए, ये एक स्टूडेंट वेरिएबल के लिए जो टोटल मेमोरी एलोकेट होगी वो 28 बाइट्स होगी। कहने का मतलब जब भी स्टूडेंट क्लास का या स्टूडेंट डेटा टाइप का कोई भी वेरिएबल मेमोरी में बनेगा, उस वेरिएबल के लिए टोटल मेमोरी एलोकेशन 28 बाइट्स का होगा और सारी ही मेमोरी एक के बाद एक कंटिन्यूअस फैशन में एलोकेट होगी। So this will be the memory structure for the object S1. Now, यदि अब मुझे ये देखना है कि किस तरीके से मैं इन मेंबर फंक्शंस को इस ऑब्जेक्ट S1 की मदद से कॉल कर सकूं, इन्वोक कर सकूं। So now let us discuss how to access any member function using object of that class. यदि मुझे क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस करना हो तो हमें बीच में डॉट ऑपरेटर यूज करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मुझे इस मेंबर फंक्शन गेट स्टूडेंट को इस ऑब्जेक्ट S1 की मदद से इन्वोक करना है तो मुझे लिखना होगा S1 डॉट गेट स्टूडेंट। Here this get student is the member and S1 is the object. So to access any member, यदि क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट की मदद से तो हमें बीच में डॉट ऑपरेटर का यूज करना होगा। मान लेते हैं ये गेट स्टूडेंट फंक्शन स्टूडेंट का डेटा इनपुट करता है, तो जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा
कीबोर्ड से जो भी डेटा स्टूडेंट के लिए आएगा, स्टूडेंट के लिए कौन सा डेटा आ सकता है? फर्स्ट विल बी रोल नंबर, सेकंड विल बी नेम, थर्ड विल बी एज एंड फोर्थ विल बी द परसेंटेज वैल्यू। सो जो भी वैल्यूज इनपुट होंगी वो बारी बारी से यहाँ पर स्टोर होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं रोल नंबर 1 आता है, नाम ABCD आता है तो वो यहाँ स्टोर हो जाएगा, एज यदि 20 आई तो यहाँ स्टोर हो जाएगी, और परसेंटेज लेट से 69.5 तो वो यहाँ स्टोर हो सकता है। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को हमने पॉपुलेट कर लिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसी स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर्ड है, यदि मैं उसे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो आप अगले मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, नाम है पुट स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करेगा। तो उसे कॉल करने के लिए हम लिख सकते हैं s1.put student। इस तरीके से हम किसी भी मेंबर फंक्शन को ऑब्जेक्ट की मदद से डॉट ऑपरेटर का उपयोग करते हुए कॉल कर सकते हैं। इसे फंक्शन इन्वोकेशन भी कहते हैं, इसे फंक्शन इन्वोकेशन भी कहते हैं ना। यदि मैं एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूं या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहता हूं, उस समय हम क्या करें? उस समय कैसा स्टेटमेंट लिखा जा सकता है? जैसे नॉर्मली हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं। ये मान लेते हैं मुझे 2 स्टूडेंट वेरिएबल बनाने हैं, उस केस में मैं लिख सकता हूं क्लास का नाम दैट इज द डेटा टाइप, और यहां पर लेट्स से S2, S3 एंड डॉट डॉट डॉट। वी कैन डिफाइन मोर वेरिएबल्स आल्सो। यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल या ऑब्जेक्ट S2 और S3 बनाए हैं, और इस तरीके से आप कई ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे सभी के लिए जो मेमोरी स्ट्रक्चर होगा वो वैसे ही होगा जैसे कि यहाँ पर S1 ऑब्जेक्ट के लिए ड्रॉ किया गया है। हाँ, उनकी लोकेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर जो ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट होगा उसके लिए 28 बाइट्स की मेमोरी ही अलोकेट होगी। दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। In next video lecture, we will discuss the array of objects.